काफ़ी दिनों से आप लोगों से एक इच्छा थी कि आप लोगों से बैठ के बात करें, और जितने प्राइमरी के शिक्षक हैं आप सबसे, लेकिन वो इच्छा अभी तक जो है पूरी नहीं हो पाई, चीज़ें टलती रहीं। मेरे मन में हमेशा यह था कि जो भी मैंने कुछ सीखा है, जो भी मैं कुछ जानता हूँ, उन विचारों को आप सबसे साझा करूँ और उसे जो है कुछ बहुत अच्छा करके बेसिक एजुकेशन में बच्चों की तैयारी के लिए बहुत अच्छा काम किया जा सके, लेकिन नहीं हो पाया। अभी पिछले दिनों 18 जनवरी को नवभारत टाइम्स और अन्य समाचार पत्रों में एक रिपोर्ट छपी जिसमें ग्रामीण भारत की जो शिक्षा है उसकी बेसिक एजुकेशन की उसकी स्थिति को उसमें दर्शाया गया। वो स्थिति बड़ी भयावह। वो रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है कि गांव देहात के 14 से 18 साल के जो बच्चे, 14 से 18 साल के बच्चों का मतलब हुआ कि 8वीं से लेकर 12वीं तक की क्लास, तो उसमें जो है 25% बच्चे ऐसे हैं जो अपनी स्थानीय भाषा, जैसे उत्तर प्रदेश का कोई है तो हिंदी में, कोई महाराष्ट्र में है तो मराठी में, और कोई गुजरात का है तो गुजराती में, तो स्थानीय भाषा में कक्षा 2 की किताब भी वो नहीं पढ़ पा रहा। आगे रिपोर्ट कहती है कि इसमें जो है करीब 43% बच्चे ऐसे हैं, इसी एज ग्रुप के 43% बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी का जो बेसिक है, अंग्रेजी के शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं, अक्षर नहीं पहचान पा रहे हैं, और आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं कि 3 अंक से लेकर के 1 अंक तक की जो गुणा भाग या गणित है उसको नहीं कर पा रहे हैं। आगे रिपोर्ट ये भी बताती है कि इसमें करीब 13% बच्चे ऐसे हैं जो कहीं अभी तक एनरोल्ड ही नहीं है। कहने का मतलब ये कि आधे करीब बच्चे, आधे से ज़्यादा बच्चे ग्रामीण भारत के, वो उनके लिए शिक्षा का कोई बहुत मायने नहीं है। और 13% और जोड़ दीजिए तो ग्रामीण भारत के करीब 63% जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, उन्हें बेसिक एजुकेशन ही नहीं, खत्म है। अगर किसी की बेसिक एजुकेशन खत्म हो, ये दशा में हो, तो हम तो यही जानते हैं, यही पढ़ते हैं कि शिक्षा से व्यक्ति अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है, समाज बदला जा सकता है, देश बदला और दुनिया बदली जा सकती है। तो अगर ये हालत है तो इस स्थिति में क्या कहेंगे? ये लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे। शिक्षा की अगर यही हालत है तो इसमें तो स्थिति खराब है। अब जो पढ़ रहे हैं 63% के अलावा जितने लोग बचे, उनकी दशा क्या है? उनकी दशा भी बड़ी खराब है, क्योंकि शिक्षा को हम सब जो है बराबर तो यही जानते हैं, शिक्षा परिवर्तनकारी होती है और व्यक्ति को बदल देती है, समाज को बदल देती है, दुनिया को। ये तो नारे से दिखते हैं, एक नारा है। हाँ, ये तो सही है कि शिक्षा बदल देती है, लेकिन किसको बदल देती है? जो शिक्षा ग्रहण करता है। वो कैसे बदल देती है? शिक्षा जो है, जितने अगर कोई किसी ने शिक्षा ढंग से ग्रहण की, ली, तो निश्चित रूप से उसका जो दृष्टिकोण बदल जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसके अंदर एक वैज्ञानिक चेतना डेवलप होती है, और अपने जीवन का जो भी समस्याएं होती हैं उसका समाधान वो अच्छी तरह से निकाल लेता है। बहुत अच्छी तरह से आप सब वाकिफ हैं कि वैज्ञानिक चेतना या दृष्टिकोण का क्या मतलब है। कि भाई सबसे पहले आपको मन में किसी चीज़ को, आपको किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, किसी समस्या का समाधान करना, तो आखिर कैसे पहुंचेंगे? सामान्य आदमी जो शिक्षित नहीं है वो तो जो है सीधा उसके मन में जो आया उसने कर दिया, लेकिन अगर शिक्षित है तो अपनी समस्याओं को खोजेगा, ढंग से निकालेगा। कैसे? कि उसके हमारी समस्या का कारण क्या है, बहुत सारे तथ्य इकट्ठा करेगा, उसका विवेचन करेगा, उसका विश्लेषण करेगा, और तब जाके किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगा। लेकिन अनाड़ी आदमी जो मन में आया करता चला गया। शिक्षा जो है आपके
दृष्टिकोण को, मतलब आपके अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करती है। मान लीजिए आपको बुखार हुआ, तो बुखार हुआ, सामान्य आदमी जाकर के सीधा डॉक्टर के हमें बुखार हुआ, बुखार मेडिकल स्टोर पे वो दवा लेके चला आया और उसने खा लिया दवा। लेकिन अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या, डॉक्टर तो सबसे पहले आपको इस चीज का परीक्षण करेगा कि बुखार हुआ क्यों, किन कारणों से हुआ। आपसे पूछेगा कल आपने क्या खाया, और उसकी पूरी एक लिस्ट बनाएगा। मैंने हमने कहा कि एक आंकड़े इकट्ठा करेगा, उन आंकड़ों को अरेंज करेगा, व्यवस्थित करेगा, फिर उसका विवेचन करेगा, विश्लेषण करेगा, और तब जाकर के वो निकालेगा कि आपको आइसक्रीम या फला चीजों से खाने से आपको बुखार हुआ, और तब उसकी दवा देगा। ये कौन कर पाएगा? जो पढ़ा लिखा होगा वही कर पाएगा। जो पढ़ा लिखा होगा वो तो अच्छे मूल्यों की कदर भी करेगा, और अच्छे मूल्यों को, जो मानवीय मूल्य हैं, उसे धारण भी करेगा, उसकी इज्जत भी करेगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो नहीं करेगा, न तो उसकी कदर करेगा। अब देखिए, व्यवहार में ये नहीं कि जितने तथाकथित जो पढ़े हैं, उन पढ़ों को मैं कहता हूं कि जानकार हैं, वो पढ़े नहीं। अगर सही शिक्षा होगी तो मूल्यों की कदर करेगा। लेकिन तथाकथित जो आज पढ़े हैं वो जानकारी इकट्ठे किए हैं, डिग्री लिए हैं, लेकिन अगर पढ़े हैं तो मानवीय मूल्यों को की कदर करेगा और मानवीय मूल्यों को धारण भी करेगा। मानवीय मूल्य प्रेम है, शांति है, अहिंसा है, सद्भाव है, वो पूरा ऊर्जा से भरा रहेगा और अपने व्यक्तित्व का पूरी तरह से विकास करेगा, एक समग्रता से सारी चीजों को समझेगा, उसका दृष्टिकोण बड़ा सकारात्मक रहेगा। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो अपने जीवन लक्ष्य को जान जाएगा, और आप अगर किसी को अपने जीवन का लक्ष्य पता हो जाए तो सारी ऊर्जा उसमें लगा देगा और दिन रात मेहनत करेगा। लोगों को अपना जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता, अपने आप को जान जाएगा वो क्या है, अपने व्यक्तित्व को पहचान जाएगा, अपने आप को जान जाए कि मैं कौन हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। और ऐसा व्यक्ति जो सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, वो समस्त शक्तियों का स्रोत है, तो किस चीज का तनाव है? कोई उसे तनाव नहीं होगा, और उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर देगा। अगर किसी ने सही शिक्षा ली है, लेकिन क्या ये इस तरह से आपको दिखता है क्या? इस तरह से नहीं दिखता। तथाकथित, हमने कहा कि तथाकथित जितने आज शिक्षित हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या उनमें इस तरह के गुणों को दिखाई देता? ऐसे गुण हैं तो नहीं दिखाई देता। फिर दिखाई क्या देता है? दिखाई कैसा इंसान, कैसा? एक उपयोगितावादी इंसान, ऐसा इंसान जो एक किसी सिस्टम में आने के लिए, कहीं फिट होने के लिए पढ़ रहा हो, उसको जो है किसी व्यक्ति, उसको अपने एक अंग के रूप में, अपने व्यक्तित्व को एक अंग के रूप में देखता, समग्र रूप से अपने व्यक्तित्व को नहीं देखता। वो पहचान ही नहीं पाता, तनाव में, परेशानियों में, और किसी तरह से किसी सिस्टम में फिट हो जाए, एक संसाधन बन जाए, टूल्स बन जाए। इसके लिए जो है, यही तो शिक्षा है आज की, वर्तमान की, कि सिस्टम में हम फिट हो गए, जीवन चल गया। संवेदना, मानवीय कोई संवेदना खत्म, जीरो। तो जो जिसको हमने कहा कि 63% तो अगर उनकी ये स्थिति है कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, उनको बेसिक नॉलेज ही किसी चीज की नहीं है, और जो पढ़े लिखे हैं वो एक जो है टूल्स बन के रह जा रहे हैं। उनके जीवन का कोई लक्ष्य तो है नहीं, है क्या कि बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद लेना, बड़ा मकान बना लेना, और ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करना, और उसके लिए जो कुछ करना पड़े, सारी संवेदनाएं खत्म, और उसी के लिए जो है दिन रात एक किए हुए हैं। तथाकथित सारे ऐसे ही है, इसी तरह का पूरा माहौल है। अब सवाल यह है कि इस तरह की जो शिक्षा है, इसीलिए कहते हैं कि यह शिक्षा बदल सकती है क्या व्यक्ति को?
ये शिक्षा दिखा सकती है अपने आप के परम उद्देश्य को, ये शिक्षा दे सकती है आपको सकारात्मक ऊर्जा? निसंदेह नहीं। दरअसल विडंबना क्या है? विडंबना यह है कि ये जो शिक्षा है ये मेरी है ही नहीं। जो शिक्षा आज दी जा रही है ये मेरी नहीं। अगर इसकी ऐतिहासिकता को देखें तो इसकी ऐतिहासिकता जो है लॉर्ड मैकाले की देन है। आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले औपनिवेशिक भारत में, जब यहाँ ब्रिटेन का शासन हो गया, तो उस समय मैकाले ने जो शिक्षा बनाई 1835 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने 1 लाख रुपए का अनुदान दिया भारत की काउंसिल को कि भारत में जो है शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। तो दरअसल उनको शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं करना था। वो कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार के लिए। जब उनको यहाँ पूरा देश में राजनीतिक सत्ता का विस्तार था तो वहाँ से लोगों को, अधिकारियों को जब उन्होंने लाना शुरू किया तो उनको लगा कि ये तो खर्चीला है मेरे लिए, तो यहीं के लोगों को क्यों न जो है शिक्षित करके और अपने जो है जो हमारा उद्देश्य है उसके काम में लगाए। तो उनको ऐसी शिक्षा यहाँ डालनी थी कि जो उनके हितों की पूर्ति करती हो। तो उस 1 लाख रुपए में यहाँ के लोगों को शिक्षित करने के लिए वहाँ पूरी मीटिंग हुई इंडिया काउंसिल में, और निश्चित हुआ कि इसको कैसे शिक्षा दी जाए। तो जब इस पे बहस हुई तो सबसे पहले जो हमारी जो भाषा थी भारतवर्ष की, जो यहाँ की बोली थी और जो साहित्य था, उसको उस जो मैकाले ने पूरी तरह से कहा कि यहाँ की बोली, यहाँ की भाषा बड़ी खराब है। यहाँ का साहित्य की तो आलोचना इस स्तर पे की कि उन्होंने कहा कि यूरोप के एक दराज का जो साहित्य है वह पूरी एशिया का, पूरे चीन का, पूरे अरब राष्ट्र का सारे साहित्य को मिला दीजिए तो यूरोप के एक तरफ यहाँ के सारे साहित्य और यूरोप के जो है एक दराज के साहित्य। और कहता है कि यूरोप के जो एक दराज के साहित्य वो भारी है, वो आलोचना करता है। और कहता है यहाँ की बोली में ना तो कोई बात कह सकते हैं, जबकि हमारी बोली बड़ी समृद्ध है, देश इतना बड़ा है, कहीं हिंदी है, कहीं गुजराती है, कहीं तमिल, ज्ञान तो सब जगह है। लेकिन हम सबको जो है वो डिमोरलाइज करता है, हतोत्साहित करता है और कहता है ये मानक भाषा नहीं है। फिर हमारे ग्रंथ को कहता है वे हमारा सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वेद, वो कहता है ये तो गणेरियों का गीत है, उसकी ऐसी व्याख्या कराता है कि उसके प्रति लोगों की अनास्था पैदा हो जाए। जिसने इतने दिन तक, जिस व्यवस्था ने, जिस वर्ण की व्यवस्था ने इतने दिन तक भारत को अस्थायित्व दिया, संतुलन में रखा, शिक्षा को, अर्थ को, व्यापार वाणिज्य को, कुटीर उद्योग को, सर्विस सेक्टर को बहुत ही संतुलित रखा, बहुत ही मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है वो। आज तो वो गाली है। आज अगर बात कर लीजिए बड़ व्यवस्था की तो कहें तो सबसे बड़ी जो है तो कहेंगे ये मनवादी है। लेकिन उस व्यवस्था के प्रति जो है अनास्था उत्पन्न कर दी और उसने जो है इस तरह से व्याख्या कराई कि इनको कोई जो है इतने पंथ खड़ा कर दो, यहाँ इतने संप्रदाय बना दो कि इनको कोई धार्मिक नेतृत्व ही न मिल सके। तो इस तरह से मैकाले ने पूरी सोची समझी राजनीति के तहत, पूरी कूटनीति के तहत जो शिक्षा बनाई, आज उसी की तो देन है। उसने क्या बनाया कि जो हम व्यक्ति तैयार कर रहे हैं वह व्यक्ति मेरे लिए संसाधन है, टूल्स हैं, इसीलिए बनाई। और जो राजनीतिक मतलब राज सत्ता थी, वो राज सत्ता को ऐसा ही चाहिए था कि वो शिक्षा उनके हितों को पूरी करती हो। तो ऐसे लोगों को उन्होंने शिक्षित कराया कि कुछ लोगों को उन्होंने कहा मेरे पास संसाधन ज़्यादा नहीं है और कुछ उन्हीं से कुछ लोगों को हम
शिक्षित करा देंगे तो ये लोग जाकर के अन्य लोगों को शिक्षित कराएंगे। तो ये जो बीच वाले जो लोग हैं शिक्षित कराने की जिनकी बात करते हैं, तो एक तरह से इनको बड़ा कठोर शब्द है, एक तरह से वो सरकार के दलाल हो गए, क्योंकि उनका चिंतन इसीलिए बना, उनको शिक्षित इसलिए कराया गया। और हमारी जो ज्ञान परंपरा है उससे काट करके अंग्रेजी में सबको शिक्षित करा दिया गया। सारा ज्ञान अब अंग्रेजी में ही भरा पड़ा। तो जो बीच वाले थे, जितने लोग शिक्षित थे, अब वो तो अंग्रेजों के साथ हो गए। और सांस्कृतिक, और साथ ही साथ और क्या किया मैकाले ने कि जो हमारी सांस्कृतिक केंद्र थे उसको भी नष्ट कर दिया। अंग्रेजों ने बहुत सारे क्लब बना दिए। आज भी देखते हैं कि शहरों में जो है क्लब में जा रहे हैं, तो क्लब क्या है? मादक द्रव्यों का सेवन, अश्लील चीजें। एक तरह से हमारे जो है देश की जो शील है वही उसी को छीन लिया, उसी की हत्या कर दी। हमने कहा शिक्षा तो किया ही, क्लास को खत्म कर दिया, कोर्ट बना करके समय का अपहरण कर लिया, न्यायालय बना करके। न्यायालय में अगर ठीक है सबकी निष्ठा है, आस्था है, लेकिन न्यायालय में क्या समय से सबको न्याय मिल पाता है? झोला ले लेकर के सब झगड़ा कर रहे हैं, झोला ले लेकर के कोर्ट जा रहे हैं। तो पूरी तरह से सारे सिस्टम को खत्म कर दिया। आपकी जो परंपरा से जो आपके यहाँ व्यवस्था थी उसको उस व्यवस्था ने खत्म कर दिया। अब 15 आज़ादी की लड़ाई बहुत मेहनत से लोगों ने लड़ी कि देश आज़ाद हो जाएगा, बहुत अच्छा हमारे जो है हम लोग बहुत अच्छा अपने तरीके से विकास करें। तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को और वो पश्चिमीकरण रातों रात आधुनिकता में बदल गया। बड़ा आश्चर्य है कि सारा तंत्र उनका अपना लिया, पुलिस व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सारा तंत्र, न्याय व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था, सब कुछ अंग्रेजों की मैंने बना ली। अपने हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से भारतवर्ष का कैसे विकास हो आज तक हमने नहीं सोचा। शिक्षा तो सफेद हाथी है, इस पे कोई जो है, तो एक तरह से अभी जो उपनिवेश था, उपनिवेश खत्म नहीं हुआ। और इसका सबसे बड़ा अगर दोष देखें तो ये दोष जो है हमारा जो बौद्धिक चेतना है ना, जो बुद्धिमान जिसको कहेंगे पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोग हैं तथा कथित, सबसे बड़ा दोष तो उन्हीं का है। उस बौद्धिक चेतना ने देश के साथ जो है अन्याय किया, छल किया, सब कुछ अपना करके। और हम सब और सामान्य इंसान की चेतना सदियों की गुलामी, मतलब सैकड़ों साल की गुलामी के बाद वो चेतना तो मरी ही। और जब चेतना मर जाती है, चिंतन खत्म है। किसी आदमी को अंधेरे में आप रख दीजिए, 100 साल तक अंधेरे में रख दीजिए, है ना, और उसको एकाएक प्रकाश दिखाइए तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा अंधेरा ही सत्य है, प्रकाश गलत। तो सदियों की गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ तो चेतना मरी हुई है लोगों की, सामान्य लोगों की, तो उसको उठाने वाला कोई नहीं। उठाने वाले जो लोग थे वही हमारे शोषक बन गए। स्थिति दयनीय है, इसीलिए जो रिपोर्ट आई वो दयनीय है। दरअसल जो व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था जो उस चालू शिक्षा में, ये अब इसमें है क्या कि एक महत्वाकांक्षा की एक ऐसी दौड़ कि हमें कुछ चीज पाना है। हर आदमी पाना क्या है ये नहीं पता। पाना कभी पूरा होता है क्या? कुछ पाने की जो दौड़ है, आपने कुछ पा भी लिया, सारे लोग लक्ष्य को तो पा नहीं पाएंगे। अगर उस लक्ष्य को पा लिया तो फिर आगे जो है, फिर आगे वो दौड़ कभी खत्म ही नहीं होगी। तो महत्वाकांक्षा की एक कुचक्र दौड़ चल रही है, पाना कभी समाप्त होगा नहीं, तनाव में, परेशानियों में, फ्रस्ट्रेशन में। दूसरा सबसे बड़ी एक विडंबना और है कि किसी जैसा बनने की चाह,
अपने बच्चे को फला जैसे बनना है। फला जैसे क्यों बनना है? हर बच्चे का अपना खुद का एक व्यक्तित्व है। हर बच्चा अगर तेंदुलकर अच्छा खिलाड़ी हो गया तो सबको तेंदुलकर बनना है। कोई अच्छा गायक हो गया तो सबको लता मंगेशकर बनना है। हर व्यक्ति के, हर बच्चे के अंदर क्षमता है और बहुत क्षमता है, असीम क्षमता है, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक टैलेंट है। उस टैलेंट में अभी अपने यहाँ ही पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि टैलेंट का खिताब दिया गया। अब मुझे समझ में नहीं आया कि टैलेंट का आधार क्या बनाया, किस चीज को टैलेंट देखा। मान लीजिए कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है तो पढ़ने में ही तो उसका टैलेंट है। कोई फोटोग्राफी अच्छा करता है तो क्या फोटोग्राफी का टैलेंट, या फोटोग्राफर कोई है तो उसका भी अपना टैलेंट है। उसी में कोई खिलाड़ी बैठा था तो खिलाड़ी का भी अपना टैलेंट है। तो हम एक ही को क्यों टैलेंट बनाएं? टैलेंट तो अलग अलग है, बहुत सारे जो है रूपों में निकल के आ सकता है। हम उसकी पहचान न करके दरअसल हमने एक सांचा बना दिया। इस सांचे में जो फिट हो जाए वो टैलेंटेड है। हम उसकी क्षमताओं के हिसाब से विकास करना, अपनी क्षमताओं के हिसाब से देश का विकास करना, व्यक्ति का विकास करना हमने अभी तक नहीं सीखा। बच्चा जब स्कूल जाता है, देखिए आप, तो उसके अंदर की जिज्ञासा कितनी होती है, कितना खुश होता है। लेकिन वही बच्चा कुछ दिन जब विद्यालय रहता है तो उसके बाद वो तनाव में, फ्रस्ट्रेशन में जीना शुरू कर देता है। स्कूल नहीं जाना चाहता, परेशान हो जाता है, उसकी सारी जिज्ञासा खत्म हो जाती है। वो अपना विकास अपने तरीके से करना चाहता है और हमने उसे डंडे मार मार करके एक सांचे में फिट कर दिया कि नहीं, कि मेरे सांचे में मैंने जो पढ़ाया, जो मेरी किताब है उसे पढ़ो, इसी को पढ़ करके तुम ज्ञानी बन सकते हो। और वो किताब उसने पढ़ ली और जो हम उसी किताब से पढ़ा करके हम उससे सवाल कर रहे हैं, अगर वो सवाल बता दे रहा है तो टैलेंटेड है। यही तो है हमारी शिक्षा। वो क्यों सीखे उन चीजों को? वो तो अपने तरीके से चीजों को देखना चाहता है, परखना चाहता है, समझना चाहता है। उसको आपने नहीं समझा, आप उसी को समझा रहे हो। हमने जो है बच्चे में और बड़े में, किशोरों में ये समझना बंद कर दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम वही, एक व्यक्ति जो है संसाधन बन गया, टूल्स बन गया, औजार बन गया। ये स्थिति बड़ी भयावह है और ये पीड़ा बहुत दिनों से है। अब यह है कि इसको ठीक कैसे हो। अगर आप वास्तव में अपना विकास चाहते हैं, परिवार का विकास चाहते हैं, राष्ट्र का विकास चाहते हैं, तो अपने तरीके से ही तो करेंगे। कौन करेगा आखिर ये विकास? कौन करेगा? कौन अच्छी शिक्षा देगा? कौन बच्चों को समझेगा? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? उस राजसत्ता का या किसी राजसत्ता का? तो राजसत्ता, कोई भी राजसत्ता हो, चाहे अंग्रेजी को हो चाहे आपकी हो, सबका एक ही चरित्र है कि मेरी सत्ता किसी तरह से टिकी रहे। उसी तरह से जनमानस तैयार हो, सबका उसी तरह का चिंतन हो, सब मेरे हिसाब से ही सोचें। इसका मतलब कोई राजसत्ता आपके हिसाब से सोचने वाली नहीं। कोई कारपोरेट जगत का व्यक्ति क्या आपके लिए सोचेगा? कोई पूंजीपति क्या आपके लिए सोचेगा? नहीं सोचा। वो केवल ये सोचेगा कि आपसे उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे हो जाए। तो आखिर इस पे सोचेगा कौन? आज चूंकि बड़ा दुख होता है
लोगों की चेतना को देख करके, लोगों की चेतना इस स्तर पे मरी हुई है। हमने कहा कि सदियों की, और उनका दोष नहीं, जो चेतना लोगों की मरी है समाज में, उनका दोष नहीं है। हर आदमी को लगता है कि बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। अगर किसी से इतने कठोर शब्दों में कह दें कि आपकी चेतना मरी हुई है, तो वो जो है वो आप ही को बुरा भला कहेगा, क्योंकि उसको यही नहीं समझ है कुछ सही क्या है गलत क्या, क्योंकि सदियों से उसने कभी देखा ही नहीं। हमने कहा कि सदियों से गुलामी में जीता हुआ अब जो देख रहा है वही सत्य मान रहा है। जिनको देख रहा है वो ईमानदार नहीं, वो आपके लिए नहीं है, अब उसकी बेबसी है। तो आखिर यह जिम्मेदारी कौन उठाए, किसके ऊपर है? निसंदेह यह जिम्मेदारी शिक्षक की ही है, आपकी ही है। लेकिन कौन से शिक्षक की? जो अपना पेट पालने के लिए वेतन तक ही सीमित है, किसी तरह से मुझे वेतन मिले और मेरा जीवन गुजर जाए, एक विनम्र आज्ञा पालक की तरह से बने रहें, ऐसे शिक्षक की नहीं। ऐसा शिक्षक चाहिए कि जो अपने शिक्षक धर्म को इस तरह से निभाए कि उसी में अपने आत्म कल्याण देखे, और उसी धर्म को निभा करके वे हम देखें कि इसी धर्म को निभा करके और ये शिक्षण कार्य को ही करके समर्पित कर दे परमात्मा को, ईश्वर को, और वह माध्यम बन जाए उसके परमात्मा तक पहुंचने का। निस्वार्थ त्यागी। जब कोई कार्यक्रम होता है धार्मिक, तो देखते हैं कि सब इतना झंडे ले ले करके देश सेवा, राष्ट्र सेवा। देश सेवा, राष्ट्र सेवा तो यही है कि अपने अपने जो धर्म है उसको ईमानदारी के साथ निभाएं। चूंकि शिक्षक हैं, हम सब शिक्षक हैं, और तो हम सबकी विशेष रूप से जिम्मेदारी बनती है कि अपने धर्म को ढंग से निभाएं, सही ढंग से ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, समाज को ज्ञानी बनाएं। अन्यथा हम सब जो है गुलामी के लिए अभिशप्त हैं। और इसी तरह से मरी चेतना, कभी अंग्रेज आए, कभी कोई आया, और हम सब अपने इसी तरह से मरते रहेंगे, जीते रहेंगे, फिर गुलाम होते रहेंगे। तो आप सबके ये बहुत बड़ा दायित्व है शिक्षकों का, और ऐसे विशेष रूप से ऐसे शिक्षकों का कि जो अपने कर्म को पूजा समझें, मानवता के कल्याण के लिए आगे आएं और इसमें अपना आत्म कल्याण देखें। तो हमारी कोशिश है कि जो इस तरह की भावना लेकर के, और विशेष रूप से बेसिक लर्निंग में छोटे बच्चों को, अगर वो आपका फाउंडेशन नहीं सही है, सही है, तो आप आगे कुछ नहीं सिखा सकते। तो छोटे बच्चों को जो बेसिक लर्निंग है उस पे आप ईमानदारी के साथ उस बच्चे को समझ करके, बच्चे के अंदर उस परमात्मा ने क्या दिया, उसका खुद का जो गुण है, खुद का जो धर्म है, खुद का जो स्वभाव है, उसके हिसाब से शिक्षा दें। और ऐसी शिक्षा के लिए कि बच्चे के स्वभाव के और प्रकृति के हिसाब से उसको शिक्षित करें, अन्यथा वो जीवन भर भटकता रहेगा। जैसे नदी की विपरीत धारा में तैरना, अगर उसकी प्रकृति और स्वभाव रुचि के हिसाब से अगर हम उसको विकसित करें, शिक्षित करें, तब तो धारा के हिसाब से बहना है, और कहाँ जाएगा आपको पता नहीं। लेकिन अगर वो अपनी प्रकृति और धारा के विपरीत हम उसे प्रशिक्षित करेंगे तो उसका व्यक्तित्व खंडित हो जाएगा, और विपरीत धारा में तैरने वाली स्थिति आप जानते हैं,
को तैरता रहेगा कहीं पहुंच नहीं पाएगा, परिश्रम भी करेगा थकेगा। आज स्थिति यही है। तो हम सबको इतनी चेतना तो है कि सही और गलत का भेद तो समझ सकते हैं। तो बगैर किसी की आशा किए हम सब अपने निहित स्वार्थों से उठ करके और ईश्वर की सेवा मान करके, इसमें ये नहीं कि मैं कर रहा हूं मेरी प्रशंसा हो जाए, मुझे बहुत धन मिल जाए, नहीं। अपने को जो मिटाना चाहता, अपने को खपाना चाहता, जो ये चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा बना सकूं, आज ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे शिक्षकों की जरूरत है। तो मेरी कोशिश देखिए यही है, और मैंने अब शुरू कर दिया। तो ये बैच जो आप लोगों का है, इस बैच के बाद ये बैच मेरा कंटिन्यू होता जाएगा, और मेरी के जो सारे आप लोग सीख करके बच्चों में जा करके इस तरह का ज्ञान ले जाइए। बच्चों के लोगों को आप जागरूक करिए और उनसे कहिए कि अब इंतजार मत करिए, आप ही उठ खड़े होइए। आप जब उठ खड़े होंगे, आप जब अपनी मदद करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। किसी का इंतजार आप न करिए, आप सब जो है उन सबों की मदद करिए। और अपने घरों में 2 बच्चे 4 बच्चे, फिर हम आपको जो है इस तरह की ट्रेनिंग जो दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह की ये प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी। इसमें आप सब अच्छा करें। आज बस इतना।